आप दोनों साहबान का शुक्रिया जो कि प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। मैं बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मुझे मेडिकल फील्ड में पास आउट किए हुए मोर देन 30 ईयर्स हो गए हैं और मेरी गवर्नमेंट की जॉब है जना हॉस्पिटल कराची में। मैंने कुछ अर्सा काम किया, फिर नेशनल ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अभी मैं वहाँ पर न्यूरो साइकेट्री और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो सेंटर है ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर BMRDC, ये रिसेंटली तकरीबन कुछ 6-7 महीने हो गए इसको इस्टेब्लिश किया है। और बेसिकली ये एक तरह का ब्रेन और माइंड, तो दो चीज़ें, एक ब्रेन है और एक माइंड है। तो ब्रेन और माइंड की जो डिजीज़ हैं उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का ये एक सेंटर है जो कि इस्टेब्लिश मैंने किया है। और इस वक्त ये अपने इब्तदाई मराहल में है। और ये लॉकडाउन जो है 2-2.5 महीने हो गए, इसकी वजह से काफ़ी उसमें जो हमारी प्रोग्रेस हो रही थी काफ़ी रुक गई है। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि इस सेंटर से मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों के मसले मसाइल जो ऑनलाइन हल कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने भी मुझे आज मौका दिया। इसके अलावा भी जो है रोटरी क्लब कराची के साथ और इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ और कुछ और इदारे उनके साथ मिलकर कुछ मैंने प्रोग्राम किया। तो बेसिकली मेरा जो सेंटर है एक तरह का कहना चाहिए है, तो ये एक तरह का समझ लें कि बिजनेस सेंटर है, लेकिन इसके साथ एक एंगल सोशल वेलफेयर का भी है। जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है जो कि पुअर पेशेंट होता है, नॉन अफोर्डिंग होता है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो उसके लिए ट्रीटमेंट फ्री होती है या फिर उसको सब्सिडाइज करके उसको मिनिमम रेट पर जो भी सर्विसेज जहाँ पे अवेलेबल होती हैं उसको हम देते हैं। तो ये जो आज का जो सिनेरियो जो आपने जिसको बड़े अच्छे तरीके से समराइज़ किया और ईगल की आपने मिसाल दी कि हमें जो है ना इस स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारनी है और इस सिनेरियो जो उसको है उससे हमें बाहर निकलना है। और जो कोरोना वायरस है इसका मैं आपको ये बताऊं कि इसके 3 एंगल हैं। एक तो इसका एंगल है मेडिकल एंगल है, दूसरा इसका इकोनॉमिकल एंगल है और तीसरा इसका लॉ एंड ऑर्डर का एंगल है कि अगर हमने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया, लोगों को हमने सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया, लोग जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हमने लॉकडाउन को गलत तरीके से इम्पोज किया या गलत तरीके से लगाया तो लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। जब भूखे मरेंगे तो ज़ाहिर है, मैं कहने चाहता फिर वायलेंस, लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट होगी। ये तीनों एंगल है और इसको तीनों एंगल को पैरेलल लेके चलेंगे तो हम इस वबा से निकल सकते हैं। कोई इसका एक सिंगल कोई सोल्यूशन नहीं है कि सिर्फ आपने हाथ धोने हैं और आप ठीक हो जाएंगे। हाथ धोने के अलावा भी इसके बचने के और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं जिसको मैंने कहा कि मेडिकल एंगल है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का है और तीसरा इकोनॉमिकल है। तो तीनों अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हम एक अच्छे कौम की तरह सर्वाइव करेंगे। अगर इस पीछे कोई एक भी एंगल हम लैग करेंगे तो अल्टीमेटली ये फिर हमारी इकॉनमी को, हमारी हेल्थ को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करेगा। देखिए इस बारे में मैं ये कहूँगा, ये बेसिकली है तो ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डोमेन है और उसके साथ NDMA जो है जो उस पर काम कर रही है उनका डोमेन है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये कहूँगा, मैं आपको अपनी थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा तो तभी उसका बेहतर आउटकम आएगा। जब ये लॉकडाउन जो है आज से तकरीबन 1 महीना पहले तकरीबन जब शुरू हुआ तो मेरे पे फैमिली की तरफ से, कुछ दोस्तों की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि आप अपना सेंटर बंद कर दें, अपना क्लिनिक बंद कर दें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी गवर्नमेंट की जॉब है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची, जो कि कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे डेली वहाँ जाना होता है और मैंने डेली वहाँ जाके 6 से 8 घंटे मुझे गुजारने हैं, तो उस हॉस्पिटल में की इन्वायरमेंट से बड़ा रिस्क फैक्टर कोई नहीं है ना कोरोना के बाद, जहाँ पे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, जहाँ पे इफेक्टेड लोग भी आ रहे हैं, जहाँ पे जो हमारा स्टाफ जो डिफरेंट जगह पे काम कर रहा है वो भी आ रहा है। तो मैं वाला सबसे बड़ा रिस्क तो मेरे पास ऑलरेडी है, जहाँ पे मैं डेली जाके 6 से 8 घंटे काम कर रहा हूँ। तो मैं फिर अपना ये क्लिनिक की जो है इसको मैं क्यों बंद करूँ, फिर मैंने क्लिनिक बंद नहीं किया और मैंने
एक भी दिन लॉकडाउन में अपना क्लिनिक है, अपना सेंटर बंद नहीं किया, उसके पीछे लॉजिक इकोनॉमिकल तो होगा, वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि जो लोग जो मेरे पास आमतौर जो मेरी स्पेशलिटी है वो है माइंड और ब्रेन। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी मेंटली और साइकोलॉजिकली वीक पेशेंट आते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे पास सेरेब्रल पैल्सी, सीपी चाइल्ड स्पेशल बच्चे जो आते हैं जिनको फिट्स पड़ते हैं, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनको डिफरेंट तरह के ऐसे प्रॉब्लम है जिनके साथ जो है उनके एक तरह सोसाइटी में स्टिग्मा है, और ऐसे उनको प्रॉब्लम है जो कि आम डॉक्टर उनको डील नहीं करता, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं ये क्लोज कर दूँगा, जो थोड़ा बहुत जो पेशेंट को मैं हेल्प कर सकता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा, तो उस लिहाज से जी। देखिए, क्योंकि ये वबा हमारे पास सिर्फ हम इसके अकेले इफेक्टेड लोग नहीं हैं, ये पूरी दुनिया का ये पैंडेमिक है, एक तरह का पूरी दुनिया को इसने इफेक्ट किया हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि हमसे ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है। हमें अल्लाह का बड़ा ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का फजल है कि हमें दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे हम सूरत टीवी पे हम देखते हैं, और वो हमारे लिए एक तरह का लेसन भी है कि हमने किस तरह से अपने आप को बचाना है, वरना हमारी भी वो वाली सूरत होने का इम्कान है। अब यह है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने 3 साल जॉब भी की है, और मैंने वहाँ पे 3 साल मिनिस्ट्री में जब जॉब की तो मैंने देखा कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है हम तो उसको मीट भी नहीं करते। वी कैन नॉट हैव दी एक्सेस टू दी फैसिलिटीज विच दीज पीपल हैव। तो हमारे यहाँ अगर ये वबा फैलती है या ये इन्हांस होता है या ये आउटब्रेक होता है यहाँ पे, तो हम तो इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से ये है कि इस वक्त तक हमें अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो आमतौर पर बात हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि वाकई हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा जिसकी वजह से हम बचे हैं। डिफरेंट तरह की थ्योरीज आ रही हैं, कुछ लोग इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। उसके अलावा ये है कि कुछ टेम्परेचर का एलिमेंट है कि टेम्परेचर हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा है, और जिन मुल्कों में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आमतौर पे लो टेम्परेचर है, या वहाँ पे क्लाउडी सीजन होता है, वहाँ पे सन का एक्सपोजर कम होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। उसके अलावा कुछ केसेस की बात आ रही, कुछ लोगों को इस वबा ने ज़्यादा इफेक्ट किया, कुछ को कम इफेक्ट किया। तो उस लिहाज से जो सिनेरियो जो इस वक्त है उसमें अनसर्टेनिटी सबसे नंबर 1 पे है, और उसके बाद अनसर्टेनिटी में हमें होप को देखना है, और होप ये है कि फ़िलहाल हमने हमारी आज तक काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से हमारा डिज़ास्टर का वो मैग्नीट्यूड नहीं है जो कि दूसरे मुल्कों में है, और हमारे लिए बेस्ट डिसीज़ दूसरे मुल्कों के लिए भी है। अल्लाह ताला वहाँ पे भी अपना करम करे उन लोगों को इस वबा से, जो पैंडेमिक है उससे बचाए। अब जब तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जब आप जो कहते हैं कि कब तक इसको रिहेबिलिटेट होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका सबसे पहले तो आंसर इसका यही है कि हम उस पर नहीं कह सकते, लेकिन होप की सूरत हाल ये है कि जिन जिन मुल्कों में ये कंप्लीट लॉकडाउन था, जैसे इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इधर अमेरिका है और ब्रिटेन है, वहाँ पे लॉकडाउन आस्ता आस्ता वो जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ की, वो ग्रेजुअली स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन तो कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ से ये शुरू से ये लॉकडाउन मैं कहूँगा वो स्मार्ट ही था सर, क्योंकि जो कंप्लीट लॉकडाउन का सिनेरियो कुछ और होता है, जो कि सऊदी अरब में वहाँ पे कर्फ्यू रहा, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव वगैरह हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते तो उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, तो वो ट्रू मानों में कहते हैं लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत है। तो अब जाहिर साहब ये है कि एक तो जो है सोशल मीडिया पे भी आता रहा है कि इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ है कि जो लोगों को अपनी फैमिली से दूरी थी वो कम हुई है, लेकिन वो दूरी इतनी ज़्यादा कम हुई है कि उस दूरी ने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पैदा कर दी है। अब हर वक्त एक बंदा घर पे है, उसको न खाना भी है, पीना भी है, तो लेकिन जो इकोनॉमिकल एंगल है जैसे आपने कहा वो तो जीरो पे करना है, तो अल्टीमेटली उसको सर्वाइव करना है। तो उसकी वजह से जो एक स्ट्रेस लेवल तो क्रिएट हो रहा है, जो कि उनकी साइकी को या उनके मेंटल जो हेल्थ है उसको बैडली इफेक्ट कर रहा है। अब उससे इनकाउंटर करने जैसे आपने नाम लिया एक्सरसाइज, तो कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिहाज से ये है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ तकरीबन अब मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल है मोर देन 80% जो आबादी है वो जो है वो सिंगल रूम वाले घरों में या 2 रूम वाले घरों में रहती है,
जहाँ पे तो सैंड का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, तो वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज इन द ट्रू सेंस जैसे होती है वो तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी एक्सरसाइज यही है कि वो बच्चों के साथ जो है वो इंडोर गेम्स खेलें और बच्चों के साथ थोड़ा सा दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालें कि वो अपने आप को सन एक्सपोजर की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि सन एक्सपोजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन एक्सपोजर से आपके अंदर विटामिन डी या दूसरी जो विटामिन है वो बॉडी में एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एनहांस होता है। तो उस लिहाज से एक तो ये है कि इंडोर गेम्स खेलें, लेकिन अब ये है कि मैं खुद इसको सोशल मीडिया पे बैठा हूँ तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया की तरफ ना जाएँ, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप दूसरे अखबारें पढ़ें, कोई रिसाले पढ़ें, और उसके बाद ये है कि टीवी देखें, लेकिन टीवी की बात ये है कि उसको एक लिमिटेड देखें, ताकि हम ऑलरेडी एक लॉकडाउन में एक कमरे में अगर एक फैमिली बैठी हुई है, वहाँ पे टीवी चल रहा है, वहाँ पर अगर किसी के पास एसी है तो एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो तो बिजली का बिल भी तो आएगा ना, वो भी तो आपको देखना है कि आप टीवी की कंजप्शन जो है वो कम से कम रखें, मिनिमम रखें, ताकि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहाँ टीवी चल रहा है, वहाँ पे एसी चल रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ की लाइटिंग है, और अल्टीमेटली फिर वो उसका आप एक इकोनॉमिकल बर्डन तो पड़ेगा दिखाम आपको इलेक्ट्रिकल का बिल जो है नेक्स्ट मंथ आपको देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचाने के ताकि मिनिमम यूज़ करें बिजली का भी, ताकि आपको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये है कि अपने आप को थोड़ा घर के अंदर एम्बुलेटरी रखें, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें आप पुशअप्स वगैरह हैं या बॉडी की जो दूसरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आ रही है, तो वो आप कर सकते हैं। तो अपने बॉडी को वार्म रखें, लेकिन बॉडी को वार्म रखने के साथ साथ अपने माइंड को कूल रखें। कूल रहेगा तो वो आपके पॉजिटिव इफेक्ट लेगा अपनी, मतलब बॉडी को आप गर्म रखें लेकिन आपका माइंड काम और रिलैक्स हो। सब आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आपका सवाल मैं सुन नहीं सका कि आपका क्या सवाल था। अच्छा, यहाँ पे अभी है कि आवाज़ का जो इशू आ रहा है, तो मैं एक चीज़ ज़रा शेयर कर लेता हूँ। अब वो हेल्थ के हवाले से ये है कि जो कोरोना की जो अलामतें हैं उस बारे में तो जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है और मेरे से बेहतर पता होगा। लोगों ने सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लर्न की है, जिसका एक डेट माने, लेकिन उसके लिहाज से जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को आप क्लीन रखें, डेली आप बाथ लें। सिर्फ हाथ धोने से मसला हल नहीं होगा, आपको डेली बाथ लें, आपको डेली कपड़े जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े के, जो आपके बच्चे हैं, जो मियाँ बीवी हैं, या जो बहन भाई हैं, या जो आपके पेरेंट्स हैं, जो इल्डरली हैं, जो ओल्ड एज हैं, ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें, ताकि ये जो कोरोना वायरस है वो एक्सट्रीम आपको एज से ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे या बहुत ही ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी खास तौर पर डाइट का ख्याल रखें। उनकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऑप्टिमम अमाउंट में हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। और उस लिहाज से चूँकि अभी रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और लोग जो है रोज़े भी कर रहे हैं, और रोज़ा जो है इट्सेल्फ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, और उसमें लोग माशाल्लाह तरावी भी पढ़ रहे हैं, 5 वक्त नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें अपनी तहारत भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मिल के आपकी जो बॉडी की जो आपकी जो हेल्थ है वो आपको ऑप्टिमम की तरफ लेके जाती है, और जो कि इस वायरस के बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ऐसा आपको कुछ सवाल था, मैं सुन नहीं कर पाया। कैसा मुझे नहीं आया। ठीक है साहब, मैं सब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, लगता है कुछ इसमें कम्युनिकेशन का कुछ इशू आ रहा है।
जो है वो हमारी कवरेज नहीं आ रही होगी। डॉक्टर साहब ये सुन भी पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। मीन टाइम हमारे गेस्ट उनको भी हम साथ लेते हैं। डॉक्टर साहब आप लाइन पर रहिए हमारे साथ। आपकी आवाज़ आ रही है सर मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब आपको। वालेकुम इमरान साहब लाइन पर रहिएगा, मैं आपको डॉक्टर साहब से सवाल करता हूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये जो कोरोना है ये मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान पे ये 2-3 महीने पहले जो है वो नहीं जाएगा। शायद लगता है ऐसा कि इसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये बात ये है कि ये वायरस है और ये जैसे इसके साथ लिखा होता है नोवल वायरस है। नोवल वायरस का मतलब ये कि नया वायरस है जो पहले दुनिया में इसने ह्यूमन को इफेक्ट नहीं किया था, शायद जानवर में इसका। अब देखिए अगर आप देखा है तो इसकी टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी जो है वो डायनामिक्स या इसके इफेक्ट करने के साथ ये चेंज होती जाती है। जैसे शुरू में ये था कि ये 2-3 फुट तक जो है ये इफेक्ट कर देता है उसका डिस्टेंसिंग का। अब ये है कि स्नीजिंग का है एक होती है और एक जब आपको खांसी होती है, फीवर होता है और शोर शोर के उसके 3 अलाते हैं। हेलो आवाज़ आ रही है आपको? उसमें जो खांसी का जो है जी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आई। डॉक्टर साहब को जी करवा दो। जी डॉक्टर साहब मैं आपको रीजॉइनिंग देता हूँ। आपका जो सवाल था कि कितने अर्से तक ये इसका इफेक्ट रहेगा? सिस्टम टेक्निकल वजूहात की वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं। इमरान का माइक ऑफ है। इमरान आपका माइक ऑफ है सर। हो गया ऑन। अस्सलाम वालेकुम। फिर आपने ऑफ कर लिया अपना माइक, फिर माइक ऑन। हाँ जी आप या तो गाड़ी चला रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपकी मेरे ख्याल से इस तरफ पहली गाड़ी चलाने की तरफ कॉन्सेंट्रेशन रखें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हम आपको दोबारा से लाइन में बाद में ले लेंगे। सर मैं लिहारी पे चढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह लिहारी पे कोई टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह बात हो सकती है। अच्छा बिल्कुल। तबीयत ठीक है आपकी? आपका बहुत इमरान साहब ये बताइए आपका पेट्रोलियम का बिजनेस है तो क्या अच्छी न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे जो है 30 तारीख को रात 12 के बाद अल्लाह के फजल से रुपए के बीच में दोनों में पेट्रोल डीजल ये आवाम के लिए खुशी की बात है बहुत, हमारे लिए बहुत खुशी की है। पेट्रोल पंप पे जो कुछ होता है जब रेट कम होता है ऐसा नहीं है जो नाराज होते हैं कि यार क्यों कम रेट। ये हम लोग का कमीशन जो है ना वो रेट के कम वो एक ही कहता है जितना रेट कम होगा इन्वेस्टमेंट कम होगी मेरी, जो उतना अच्छा लगेगा कि यार और जैसे पहले आता था टिकट आएगा उसके लिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने पूरे 1 महीने के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत का ब्रांड लगा के रखा था, इतनी कंजम्पशन नहीं क्या समझते हैं आप इसका कंजम्पशन बढ़ रही है, क्या हो रहा है? कंजम्पशन जो आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना उसमें है आपको पेट्रोल जो है ना ये है आपका कमर्शियल चल रहा है वो है वो चल रही है ना उसका सिंपली है बड़ी है और जो ईरानी के बंद हुआ है ना आपका समझते हैं पाकिस्तान में कराची आपका समझते हैं कराची के अंदर ईरानी डीजल कितना बड़ी बनाता था? आवाज आ रही है डॉक्टर साहब को आवाज़ आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब आवाज़ अब ठीक है
देखिए जी, ये इस वक्त कोई भी एक्सपर्ट जो है चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हो या मेडिकल एक्सपर्ट हो, सिनेरियो कितना अर्सा चलेगा, लेकिन जो है जो इस वक्त जो करंट जो सिचुएशन, जो मेरे अपने एक ओपिनियन है, तो जो करंट सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है वो ये लग जून में जाके ये किसी हद तक जो है ना जून में जी हाँ लग ये रहा है कि ये जून के शुरू में या जून के मिड में जाके जो मेरा अपनी एक असेसमेंट है कि ये जाके कुछ इसमें ड्रामेटिक जो है वो कमी आएगी। और लेकिन उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जो है हमारा जो है ये स्प्रेड तो दूसरे शहरों में, इसमें यह है कि चूँकि हम इसमें जो इस बीमारी में जो मेन चीज़ आ रही है वो सोशल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। सोशल का मतलब ये है कि आप जो लोगों का जो इंटरेक्शन है वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इसके स्प्रेड में। तो अगर एक इलाका अगर आपका सिम्टम फ्री हो जाता है, वहाँ पे सिम्टम भी नहीं आ रहे, नए केसेस भी नहीं आ रहे, जो केसेस थे वो अगर रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई एक केस भी अगर आ जाता है तो वो फिर अल्टीमेटली ये यहाँ पे इस वायरस के स्प्रेड में डबल गेम का एक कॉन्सेप्ट है, डबल कि आज 2 केसेस हैं, कल 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 होंगे, इस तरीके से ये इसके केसेस जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो उस लिहाज से प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन होपफुली ये है कि जून में ये कुछ बेहतर होगा। जी हाँ, लेकिन सोशल सॉरी मैं आपका आवाज़ सवाल ही सुन सका। जुम्मे के बाद क्या बोला आपने? जी असल में देखें कमी तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सोशल का देखिए लफ्ज़ जब इस्तेमाल हो रहा है तो सोशल का मतलब ये है कि आपको सोशल एंगल को विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा कि हर बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे कि वो डिस्टेंसिंग को तो आप एक तरफ करें, वो डिस्टेंसिंग तो आप जब आप एक सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसमें केयर का एलिमेंट लेके आते हैं, आप उसमें एहतियात करते हैं, अगर जिस पेशेंट को या जिस शख्स को कोई खांसी है या नज़ला है, चाहे वो कोरोना से है या नहीं है, लेकिन उससे हम किसी तरीके से हम उससे दूर रहते हैं, तो उससे फिर ये है कि इसके स्प्रेड में बहुत हद तक कमी हो सकती है। और अभी इस वक्त मैं बताऊं कि पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा उनमें एक चीज़ का नॉलेज है और एक चीज़ की इनको अदारक है कि हमने किस तरीके से जो है वो अपने आप को बचाना है। और अब मेरे पास जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, अभी जो कि मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, तो देखा है वो पेशेंट जो है वो उन्होंने मास्क पहने होते हैं, कुछ ने ग्लव्स भी पहने होते हैं, हालांकि मैंने बात जब ग्लव्स नहीं पहने होते, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हुए। इसका मतलब है उनका अवेयरनेस लेवल मेरे से शायद ज़्यादा है, तो लोग इसमें एहतियात कर रहे हैं। और एहतियात करने का ही ये रिज़ल्ट है कि इस वक्त हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत नहीं है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और एंगल जो मैं जिस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करूँगा, ये मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन इसको तो ऐसा ना हो कि लोगों का पब्लिसाइज कर दिया है, कि मैंने देखा है कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें इसका स्प्रेड उतना नहीं है जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि शायद इसको तो यूरोप वाले ये सोच भी नहीं होंगे कि हमारे यहाँ जो वबा इतने बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है, तो ये जो ब्लैक हैं, ये जो एशियंस हैं, ये इनमें इतना क्यों नहीं है। और इसमें भी कोई ना कोई बात हो रही होगी कि इनमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमें नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग इफेक्टेड नहीं है। तो यही कहूँगा कि हमें जो इस वक्त हमारा जो है लेवल है प्रिवेंशन का, उसको हमने मेंटेन करना है, बल्कि उसको आपने बेहतर भी करना है। और बेहतर करते हुए अपने कारोबार को अपने किसी कदर से खोलना है, ताकि अपने कारोबार खोल के लोग जो है वो इकनॉमिकल क्राइसिस जो इसका एक एंगल मैंने बताया था वो भी है, उस तरफ ना जाएं। और उसमें ये है कि मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त मेरा ख्याल है अलाउ नहीं करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप इसके लॉकडाउन ख़त्म होने की बात होती है तो अभी आपने एक बात की कि लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लॉकडाउन भी कर रहे हैं,
माइंड स्प्लिट होने से क्या मतलब आपको? नहीं, आप समझते हैं कि तमाम चीज़ों को देख के तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि माइंड भी डिसिप्लिन हो रहा है उनका। जी हाँ, वो देखिए पाकिस्तानियों इफेक्ट, का। जी हाँ इफेक्ट हो रहा है। लोग अभी चाहते हैं कि थोड़ा क्योंकि लोग इस लिहाज से रिलैक्स हैं कि जब लोग टीवी पे रात को जब हम डेली टीवी के खबरनामा देखते हैं, खबरें देखते हैं, टॉक शो देखते हैं, उसमें जो यूरोप के साथ जो कंपैरिजन जो किया जाता है उसमें हम तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो लोग ये समझते हैं कि चूँकि हमारा इस वक्त इफेक्ट होने का लेवल वो नहीं है, वो पेंडेमिक का लेवल वो नहीं है जो दूसरी कंट्रीज में, लिहाजा हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। उसके बाद ये है कि आप देखें अगर उसको रिलैक्स करने से अगर कोई चीज़ें ख़राब खुदा न खास होती हैं तो लॉकडाउन का ऑप्शन तो हमारे पास, आपके पास हमेशा है ना, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा। लॉकडाउन का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है, वो जब आप चाहें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। और लोगों को आगे ये है कि लोग खुद से एहतियात करेंगे। अब वो जो मैं एक बात कह रहा था ना कि माइंड स्प्लिट होने की जो आपने जिक्र किया, अब उसमें ये है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें गवर्नमेंट दे, ताकि थोड़ा बहुत लोग अपने ब्रेड एंड बटर की तरफ थोड़ा सा लोग जाएं, जो लोग अपने कारोबार जो बिल्कुल ही बंद हुए हैं थोड़ा कारोबार की तरफ जाएं। और उसके बाद फिर ये है कि चीज़ों को वीक के बेस पे एनालाइज करें। अगर मंथ के बेस पे नहीं कर सकते तो वीक के बेस पे एनालाइज करें कि एक हफ्ता या चले वीक में नहीं, आप उसको 3-4 दिन पे एनालाइज करें कि 3-4 दिन जो हमने लॉकडाउन को हमने रिलैक्स किया उसका कितना इम्पैक्ट आया। लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 दिन से उसका इम्पैक्ट इतना आएगा नहीं, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन तो पीरियड तो 14 डेज तक होता है। तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन दे के, अब मैं बीइंग अ डॉक्टर ये मैं कह रहा हूँ कि आपको 14 डेज तक उसको देखना पड़ेगा कि ये रिलैक्स करने के 14 डेज पे इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ा है। उसका 2 दिन में या 3 दिन में उसका इफेक्ट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो बॉडी में जाने का है वो 14 डेज है। तो 14 डेज के बाद आपको पता चलेगा कि जो हमने लॉकडाउन नरम किया था 14 डेज के बाद उस पर उसके आउटकम क्या होगा। तो मेरे ख्याल एटलीस्ट अगर उसको नरम करें तो एटलीस्ट ये 2 वीक्स तक, अगर नहीं तो कम से कम 1 वीक तक तो ये रिलैक्स हो, ताकि लोगों का फिर उसमें हमें बिहेवियर पता चल सके कि लोगों का बिहेवियर क्या है और डिजीज़ का, कोरोना का अपना बिहेवियर क्या है। देखिए कोरोना का भी तो अपना एक बिहेवियर है ना, तो उसका बिहेवियर को भी देखना कि वो किस तरीके से जो है डिजीज़ को स्प्रेड कर रहा है, जो कि उसका बिहेवियर है। और लोगों का बिहेवियर ये है कि लोग उसको किस तरीके से इनकाउंटर कर रहे हैं। कोरोना अपनी चालें चल रहा है, हमें अपने तरीके से चलना चाहिए। इस तरह मैं कहूँगा कि शतरंज की गेम की तरह है कि दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं, उसमें कौन कामयाब होता है अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन फिल्म वगैरह तो हम अल्लाह ताला खैर करे, हम लोग तो किसी तरीके से सेफ हैं। लेकिन ये उसको हम सेफ नहीं कहूँगा, हम रिलेटिवली सेफ हैं। ये किसी वक्त भी एक बात और आपसे पूछूंगा कि ये हेल्दी माइंड लोग बोलते रहते हैं, हेल्दी माइंड हेल्दी माइंड अच्छा है क्या चीज़ ऐसा? देखिए हेल्दी माइंड ये है कि आप जी, आपका माइंड अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपका बेहतर होगा। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर 2 शख्स हैं, एक को सांप काट जाए और एक को मेंढक काट जाए, तो हो सकता है कि सांप पॉइजनस ना हो, वो सांप काटने वाला ना मारे, लेकिन मेंढक पॉइजनस हो और मेंढक के काटने वाला जो है मर जाए। तो ये आपका होता है थिंकिंग, आप एक चीज़ को किस तरीके से आप देख रहे हैं। अगर एक चीज़ अगर आपको जो इफेक्ट कर रही है वो आपके बॉडी पे, आपकी साइकी पे इफेक्ट करती है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, इसका ब्रेन के साथ ये बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है आपका, या आपका जो एंजाइटी लेवल है, जो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है या जो डिप्रेशन है, उससे सिर्फ एक कोरोना नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज भी हैं, जिसमें आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ये बीमारियां हैं, ये भी जो है आपकी एंजाइटी लेवल की वजह से इनके आउटकम में भी फ़र्क पड़ता है। लिहाजा हेल्दी माइंड से ये है कि आप सिंपली ये आपको मैं क्या कहते हैं कि क्या ना गो होम मैसेज ये है कि किसी के लिए बुरा ना सोचें, अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखें और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, किसी के लिए बुराई ना सोचें। और मतलब ये है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली बात है कि आप होप अच्छा रखें और अपने ऑप्टिमिस्टिक रहें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों से इससे बचाता है। डॉक्टर साहब, एक आपका बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख रहा था कि आप एनजीओ भी चला रहे हैं और आप जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं, उनसे आप फीस नहीं लेते हैं। वो अपने फ्लायर में भी लिखा था कि वो पेशेंट जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर आतिफ साहब की क्लिनिक जा सकते हैं और अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं, ओपीडी की कोई फीस नहीं है। इवन जो सारे में ऐसे लोग हैं उनको भी आप डिस्काउंट
मेरे ख्याल आपने काफ़ी कुछ क्या कह दिया और मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगा इससे जो आपने कह दिया बस यही कुछ है। डॉक्टर साहब ये कराची वालों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो लोग देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स आज अगर पाकिस्तान में कराची डॉक्टर साहब को पता होगा किस किस्म के पेशेंट से डॉक्टर साहब मिलते होंगे, क्या हालत होती है मेंटल डिसऑर्डर्स की, उनको पेशेंट को ट्रीट करना, उनसे पहले बात करना, ये सबसे बड़े डॉक्टर साहब बड़ी चीज़ होती है, बड़ी बात होती है कि आप लोगों का स्ट्रेस लेवल मेंटल स्ट्रेस लेवल को पहले काम डाउन करके उसको ट्रीटमेंट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों के लिए जो डॉक्टर साहब ने थोड़ी ऑफर रखी है, जो नीडी लोग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। ये समझिए फलाई काम करना जो अल्लाह ताला यहाँ पे मैं ये कहता कि मेरा ये दायरा फिलहाल एनजीओ तो नहीं है, ये एनजीओ की तरह पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, ये एज अ ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक ऑफ रियल है। लेकिन वो एनजीओ वाला काम है कि एनजीओ का काम करने के लिए आपको एनजीओ को रजिस्टर कराने की जरूरत है। तो आपके दिल की, आपकी माइंड की या आपकी अपनी एक फीलिंग है, तो उस लिहाज से ये हालांकि एनजीओ का दायरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपनी कैपेसिटी में जो मेरा एक फ़र्ज बनता है, जो मेरा एक हक बनता है, जो मेरे लिए एथिकली मॉरली जो मेरे पे एक ऑब्लिगेशन है, तो वो उस लिहाज से मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि जो है जो भी मेरे से जो मेरी अपनी कैपेसिटी में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा आइंदा भी करूँगा। और ये है कि आपने जो मैसेज दिया मैं बिल्कुल इस पर मैं स्टैंड करता हूँ, और इंशाल्लाह आपको इस पर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको नेगेटिव नहीं आएगी कि डॉक्टर आतिफ ने ये तो कहा था लेकिन वहाँ पे गए तो मैंने पैसे दे दिए। जो अफोर्डिंग नहीं है वो आके बता दें मैं अफोर्डिंग नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता, या मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। तो वो इंशाल्लाह उसमें जो भी होगा अल्लाह ताला खैर करे। हमें सबको ये मिल के इस चीज़ से बाहर निकलना है कि किसी एक बंदे का या किसी एक शख्स का या हुकूमत का या NDMA का या हमारे जो है दूसरे इदारों का काम नहीं है, हमें सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। एक और चीज़ मेरे पास मैसेज आया, एक सवाल का कि ये लोग पूछना चाह रहे हैं जो डाइट प्लान जो होते हैं ये माइंड को कितना ज़्यादा आपको डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाते हैं कि हेल्दी डाइट्स को रखें या फिर जो लो डाइट्स की तरफ जाते हैं, माल फंक्शन डाइट की तरफ जाते हैं, तो उससे किस तरह से आपके माइंड को फर्क पड़ सकता है। देखिए डाइट जो है, बात यह है कि आप किसी भी तरह से जब नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे, चाहे वो डाइट में है या अपनी हैबिट्स में है, तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। नेचर से मुराद ये है कि ये जो आजकल जो मैं बहुत करूँगा तो मसला ना बन जाए कि अब जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव फूड है, ये जो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप एक लिमिट में करें। आप जंक फूड खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं। लेकिन ये जो जिस तरह ये सुना था, मुझे अथेंटिक तो नहीं पता कि ये जो स्पेन और जर्मनी और जो फ्रांस के लोग हैं, इटली के लोग हैं, ये तो खाते ही पिज़्ज़ा हैं, ये तो हर वक्त जंक फूड खाते हैं, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनके तो नेचुरल डाइट की तरफ तो ये लोग जाते ही नहीं थे। तो ये एक भी एंगल हो सकता है कि आप अपना नेचुरल डाइट लें, फ्रेश डाइट लें, प्लेन वाटर ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स को, बेवरेजेस को, और ये जो आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड जो जूसेस वगैरह हैं इनको अवॉइड करें, इस्तेमाल करें लेकिन एक लिमिट में करें। लेकिन अब प्लेन वाटर है, ताज़ी सब्जियां हैं, ताज़ी जो है फ्रूट्स हैं, उनका आप अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें, और गोश्त का इस्तेमाल भी एक लिमिट तक करें। आप हर वक्त जो है आप मीट खा रहे हैं, हर वक्त आप मटन खा रहे हैं, और तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और नेचुरल डाइट लें। हेल्दी फूड यही है कि जो आपकी नेचुरल डाइट है, जो आपकी फ्रेश डाइट है। हेल्दी फूड ये नहीं है कि आप लेके आप खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उसमें थोड़ा सा अपने आप में डाइट में मुतवाज़न रखें कि आप जंक फूड लें लेकिन उसको एक लिमिट सवाल पूछा हमको उसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा साहब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन दी है अपने लिए, और लोगों ने यकीनन जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और वो लोग जो हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि अगर फीस ना दे सकता हो तो वो फेज़ 1 में डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है उससे आप बिल्कुल जाएँ और आपको इंशाल्लाह फीस नहीं ली जाएगी और फर्दर डिस्काउंट भी किया जा सकता है। और आपने कोरोना पे बड़ी अच्छी बात कही लोगों को, क्योंकि लोगों में ना अवेयरनेस काफ़ी हद तक जो है वो कम है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम लोगों का स्ट्रेस कम करें, उनकी एंजाइटी को कम करें और पॉजिटिव थॉट दें, और उनके जो इश्यूज हैं मेंटली, क्योंकि आजकल लोग तकरीबन 2 महीने के करीब से जो है लोग घरों के अंदर लॉक हुए हुए हैं। तो आपको पता है कि लोग 4 घंटे भी घर में होते हैं तो कितने इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। लास्ट
देखिए इस पे बारे में तो मैं 2 दिन पहले मैं एक यूरोपियन को ये एक रिसर्च जो कि पिछले 2 हफ्ते में शायद उस पर की गई है डोमेस्टिक वायलेंस पे, द इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन लास्ट 1.5 मंथ इन स्पेशली यूरोप। तो वहाँ पे ये चीज़ें बढ़ी हैं क्योंकि हर वक्त जो है ना वो घर पे रह के लोगों की जो है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से लोगों के अंदर घर पे जो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, बच्चों के साथ डीलिंग में या पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके यही है कि आप अपने ख्वाहिशात को एक लिमिट की हद तक रखें, क्योंकि इस वक्त हम क्राइसिस में हैं। जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उसको जब आप एक लिमिट में रखेंगे तो आपको इकोनॉमिकल बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी भी आप लॉकडाउन में वही आप ज़िंदगी गुजारना चाहें कि हर वक्त बाहर से पका हुआ खाना आए और हर वक्त आप पिज़्ज़ा खाएँ और हर वक्त आप जो है वो एक्सपेंसिव फूड इस्तेमाल करें, आप सिंपल फूड लें, और जो दूसरे जो अननेसेसरी अखराजात हैं वो तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम हो गए हैं। तो एक इसका इम्पैक्ट ये भी आया है कि लोगों को सोशल इशू सॉरी इकोनॉमिकल इश्यूज़ में जो कि लोगों की जो होटलिंग होती थी वो कम हो गई है, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन था वो तो कम हुआ है। लेकिन जो घर पे जो आपस में जो कुछ वायलेंस के कुछ स्टडीज़ अभी आ रही हैं कि वो बढ़ा है, तो वो उसके लिए यही है कि अपनी ख्वाहिशात को एक लिमिट में रखें और दूसरे की ओपिनियन है उसको आप रिस्पेक्ट दें। अगर घर पे 2 मियाँ बीवी हैं तो वो एक दूसरे का ओपिनियन डिफरेंट होता है, लेकिन उस डिफरेंट ओपिनियन को आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना लेके जाएं, उसको सोल्यूशन की तरफ, उसको सॉल्व करने की तरफ, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएं, तो फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर वो डोमेस्टिक इशूज़ हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो वो आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, घर पे आपको पड़ोसी तो आपके पास नहीं आएगा। अगर पड़ोसी को बुलाएंगे भी तो बोलेगा जी नहीं मुझे तो यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कोरोना लग जाएगा। ये भी तो आजकल इशू है कि लोगों ने जो है ना अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ भी जाना छोड़ दिया। तो उसकी वजह यही है कि जो इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई है कि हम अगर जाएंगे और खुदा ना खासा किसी के घर पे वो कि एक शख्स गया और वहाँ पे किसी को अगर बुखार हो गया कुछ हो गया तो बोलेंगे कि फलाना बंदा हमारे घर पे कल आया था, उसके आने के बाद ये हुआ है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको हमें खुद से अपने सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर और सोसाइटी की वैल्यूज़ के अंदर और हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारा कल्चर है उसके अंदर रहते हुए हमें सॉल्व करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे व्यूअर्स ने आपको सुना और यकीनन उनको कहीं ना कहीं उनकी एंजाइटी कम होगी, उनका स्ट्रेस कम होगा और अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे कि अपने जो माइंड को किस तरीके से आपने कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपका सारी जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो आपको माइंड से शुरू होती है। आपका सोचना, आपका नेगेटिव सोचना आपको एंजाइटी क्रिएट करती है, हालात खराब है, आप उस पर कंट्रोल किस तरीके से करना, अपनी सारी चीज़ें बताइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगा, अगर मुझे 1 मिनट दें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मेरे ध्यान में, मैं अभी क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, घरों से कुछ बच्चे आ रहे हैं। घरों में बच्चे लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए। उनको एक तो एग्ज़ाम होने की ना होने की फ़िक्र है, कोई कहता है जी आपको पास कर देंगे, कोई कहता है नहीं आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और बच्चों के अंदर भी क्या आ रहा है कि छुट्टियाँ तो हमें पहले भी होती, लेकिन ऐसी छुट्टियाँ हमें कभी नहीं देखी कि जिसमें आपकी जान आ सके। तो मेरे पास कई फैमिली के बच्चे ऐसे आए हैं जो कि रियली उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ है इस पूरे सिनेरियो में। तो इसका एक रोल आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के अंदर ऐसा सोशल माहौल दें, क्योंकि बाहर तो नहीं लेके जा सकते, तो घर में उनको ऐसा सोशल माहौल दें, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बनाएं ताकि बच्चों की जो जहनी सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है, जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो किसी तरीके से जो है बेहतर हो। क्योंकि मैंने ये देखा है पिछला 1.5-2 हफ्ते में कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें बच्चों के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन और अंदर होता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे जो वीडियो गेम जो टैबलेट्स के ऊपर है, मोबाइल फोन के वायरलेस गेम इतना ज़्यादा देख रहे हैं, इतना ज़्यादा वायरलेस गेम प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल एंजाइटी लेवल और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए ये इसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बच्चों में पहले भी नहीं होना चाहिए था, अभी तो खैर बिल्कुल आपकी बात सही है। आज भी मेरे पास एक बच्चा है, उसके साथ यही प्रॉब्लम था, तो मैंने उनसे ये कहा कि उसका मोबाइल का था, फिर वो माँ जो है बेटे की तरफ देखने लग पई, बेटा माँ की तरफ देखने लग, तो मैं समझ में आ गया कि क्या कहानी है। फिर मैं बोला बेटा बताओ, कहता नहीं नहीं मामा मुझे से मोबाइल छीन लेती हैं ये। तो ये चीज़ें सारी हैं जो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि बच्चों को पेरेंट्स एटलीस्ट जो है ये जो वायलेंस वाली गेम है, ये जो क्रिमिनल जो गेम्स हैं वो पेरेंट्स उनको डिस्करेज करें और उनको अवॉइड कराएं ताकि उनके अंदर ये चीज़ें ना आएं। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। कुछ कानून भी ऐसे हैं जो कि हमारे माशरे से बिल्कुल मतदाद करते हैं, उसके ऊपर
जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी उसकी वजह बताऊँ ना कि आज मैंने टीवी देखा कि भाई आज से जो है ना आपकी मोबाइल मार्केट खुली है और मोबाइल मार्केट पे सबसे ज़्यादा बिजनेस उन्होंने किया। लोग वहाँ पे गए हैं, लोगों के मोबाइल ख़राब हो गए थे, उनके सिमों का मसला था, जो भी था। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके लोगों के साथ लोग इसी इंतज़ार में हैं कि जैसे ही मोबाइल मार्केट खुलेगी तो मैं अपना मोबाइल जाके ठीक करवाऊँगा। बैटरी का इशू आ रहा है, स्क्रीन का इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि लोगों में ये जो है गैजेट्स का इस्तेमाल, मोबाइल का या टैबलेट का इस्तेमाल बढ़ा है। तो ये बच्चों का बड़ा अहम है, क्योंकि बच्चों की अगर सहनी सेहत अगर इफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली उसके बहुत सारी जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है फिर पेरेंटल जो है इश्यूज है उसमें भी आते हैं। एग्जैक्टली वो जो जिस किस्म की वायलेंस है गेम देखेंगे या खेलेंगे तो वही चीज उनके दिमाग में फिक्स हो रही होगी डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक जिंदगी तो इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर मिलेंगे, से फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।